सो गाइस, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम वायर ड्राइंग की डिस्कशन कल कर रहे थे, तो आज हम कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। विल गो फ्रॉम इजी टू टफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं वायर ड्राइंग के, इसके बाद फिर हम एक्सट्रूजन स्टार्ट करेंगे। और माय डियर, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ भी रहा हूँ, साथ साथ उस डेटा को मैं मेंशन भी करूंगा। सो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इन ए टू स्टेज वायर ड्राइंग ऑपरेशन द फ्रैक्शनल रिडक्शन एक टर्म डिफाइन की गई है, दैट इज फ्रैक्शनल रिडक्शन। और बोला गया इसमें कि जो फ्रैक्शनल रिडक्शन है, दिस इज फ्रैक्शनल रिडक्शन, और इसको डिफाइन किया गया, इट इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। और उसके बाद एग्जामिनर बोल रहा है माय डियर इस क्वेश्चन के अंदर कि इन द फर्स्ट स्टेज इज 0.4, मतलब जो फ्रैक्शनल रिडक्शन है ये फर्स्ट स्टेज के अंदर जो दिया है वो दिया हुआ है 0.4। और इसके बाद एग्जामिनर इज सेइंग दैट इन द सेकंड स्टेज इट इज 0.3, फ्रैक्शनल रिडक्शन इन सेकंड स्टेज इज 0.3 and he is asking what is overall fractional reduction overall। समझने वाली बात ये है माय डियर कि एक वायर ड्राइंग ऑपरेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टी स्टेज प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब एक बारी में पूरा रिडक्शन नहीं मिलता, हमें मल्टीपल टाइम्स रिडक्शंस करने पड़ते हैं। तो इनिशियली जो हमारा एरिया था माय डियर, मान लेते हैं इनिशियल एरिया वाज ए नोट। पहली स्टेज के बाद हमारा एरिया पहुंचा A1 और दूसरी स्टेज के बाद हमारा एरिया पहुंचा A2। तो पहली बार के लिए जो फ्रैक्शन रिडक्शन दिया हुआ वो 0.4 दिया हुआ है, दूसरी बार के लिए 0.3 दिया हुआ है। दे आर आस्किंग व्हाट इज ओवरऑल, मतलब अगर हम A नोट से A2 की बात करते हैं तो ओवरऑल फ्रैक्शनल रिडक्शन कितना होता, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो कहने का मतलब आइडिया ये है, जो सबसे पहली चीज हमें दी है फ्रैक्शनल रिडक्शन 1, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दैट इज A नोट माइनस A1 अपॉन A नोट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं A नोट माइनस A1 बराबर 0.4 टाइम्स ऑफ A नोट। तो यहां से A1 आ गया 0.6 टाइम्स ऑफ A नॉट, ये आ गया A1। अब फ्रैक्शनल रिडक्शन 2 को हम लिख सकते हैं, दिस इज A1 माइनस A2 बाय A2। यहां से हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 बराबर 0.3 टाइम्स ऑफ A2। फिर हम लिख सकते हैं दिस इज 0.3 टाइम्स ऑफ A2 नहीं, ओरिजिनल एरिया A1 है उस तरफ है ना, तो इट इज 0.3 टाइम्स ऑफ A1। तो A1 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो इट विल गिव अस 0.7 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल्स टू A2। और यहां से अगर ऐसा आ गया तो हम लिख सकते हैं जो A2 है वो है 0.7 टाइम्स ऑफ A1 इनटू 0.6 टाइम्स ऑफ A नॉट। तो A2 जो है माय डियर वो है 0.42 टाइम्स ऑफ A नॉट, दिस इज A2 बेसिकली। सो माय डियर, अब अगर मैं फ्रैक्शनल रिडक्शन जो ओवरऑल पूछा है उसकी बात करूं कि फ्रैक्शनल रिडक्शन ओवरऑल क्या होने वाला है, तो ओवरऑल हो जाएगा माय डियर इट इज A नॉट माइनस A2 अपॉन A नॉट। तो A नॉट माइनस A2 अपॉन A नॉट जब आप करेंगे तो A नॉट माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ A नॉट अपॉन A नॉट, इट इज 0.58। तो 0.58 इज द आंसर। दिस इज हाउ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन। माय डियर, मुझे क्वेश्चन वायर ड्राइंग से कम और एप्टीट्यूड से ज्यादा लगा, बट यस इस टर्म को तो हम वायर ड्राइंग में ही पढ़ते हैं, बट ये जो चीज है एप्टीट्यूड जैसी है, बट कोई बात नहीं, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आसान है। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली गेट 2015 का है और ये मैकेनिकल में सेट 2 में पूछा गया था। चलिए कुछ और ऐसे क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए माय डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम वायर ड्राइंग, और ये जो क्वेश्चन है इसकी भी स्टेटमेंट मैं देखकर बोल रहा हूँ आपको, और आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट आ भी रही होगी। ये क्वेश्चन गेट 2006 फॉर 2 मार्क्स है, मैकेनिकल का ये, और ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम गेट 2006 फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन क्या आपके सामने पढ़ रहा हूं। इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ ए स्टील वायर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 mm टू 8 mm। इनिशियल डायमीटर ऑफ ओरिजिनल इनिशियल जो है वो 10 mm का है, रिडक्शन के बाद जो है वो 8 mm का है। ओके, ये आपको दे दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है द मीन फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल दैट सिग्मा नॉट इज गिवन एज, this is around 400 MPa, 400 MPa। और आपसे बोला जा रहा है कि the ideal force required for drawing
ideal force required for drawing ideal ignoring friction and redundant work. So my dear, friction को इग्नोर कर देना है और रिडंडेंट वर्क को भी इग्नोर कर देना है। और जब हम इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं तो आइडियल जो फोर्स आता है वो आता है आइडियल स्ट्रेस जो ड्राइंग की है इनटू फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। और इसके बाद अगर हम सिग्मा ड्राइंग की बात करें, दैट इज गिवन बाय सिग्मा नॉट ln, दिस इज A नॉट बाय A1। आपको याद होगा कल हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे सिग्मा नॉट जो होती है मीन फ्लो स्ट्रेस होती है, दिस इज मीन फ्लो स्ट्रेस। मीन फ्लो स्ट्रेस क्या होती है एग्जैक्टली इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। अभी के लिए आप ये मान लें कि जैसे मीन फ्लो स्ट्रेस बेसिकली, वैसे तो ये एक टर्म जो है कंप्रेशन के लिए बेस्ड होती है मीन फ्लो स्ट्रेस, बट फिर भी हम यहाँ पर इसको मान के चलते हैं कि इस स्ट्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम इसको डिराइव भी करेंगे अलग से, बेसिकली होती है, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए हम डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। एक्सट्रूजन में मैं आपको बताने वाला हूँ ये मीन फ्लो स्ट्रेस क्या होती है और डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एनालिसिस में हमने सिंपली फॉर्मूला ही देखा था, उस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ। तो सिग्मा डी, यहाँ पे सिग्मा नोट जो होती है मीन फ्लो स्ट्रेस होती है। जो ड्राइंग स्ट्रेस अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मीन फ्लो स्ट्रेस 400 दिया हुआ है और ये दिया ln, एरिया इज पाई बाय 4 d नोट स्क्वायर बाय पाई बाय 4 d1 स्क्वायर। दिस विल गिव यू सिग्मा ड्राइंग और हमसे पूछा है फोर्स ड्राइंग आइडियल, तो इट इज गोइंग टू बी 400 ln पाई बाय 4 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बाय 4 8 का स्क्वायर इनटू पाई बाय 4 8 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल पे फोर्स लग रहा है। एंड इट विल गिव यू द फोर्स रिक्वायरमेंट एज इक्वल्स टू 8.97 किलोन्यूटन। दिस इज अनदर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल 2008। इट इज फ्रॉम गेट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल 2008। भाई ये दो नंबर के दो क्वेश्चन है, कॉमन डेटा टाइप। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने। ए 10 mm डायमीटर annealed steel wire, a 10 mm diameter annealed steel wire is drawn through a die at a speed of 0.5 meter per second. So my initial diameter is 10 mm, velocity is 0.5 meters per second. And my dear, it is given that to reduce the diameter by 20%, मतलब जो फाइनल डायमीटर आएगा दैट इज 8 mm, 20% रिड्यूस हो जाएगा वो। और उसके बाद बोल रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 800 MPa। भाई कभी यील्ड स्ट्रेंथ दिया होगा आपको, कभी दिया होगा मीन फ्लो स्ट्रेस। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्रेशन में बेसिकली फ्लो स्ट्रेस यूज होती है, यील्ड स्ट्रेस नहीं होती। तो वही बात है बस, असली में टेंशन है बट एग्जामिनर कभी कभी दे देता, तो वी हैव टू टेक दैट, तो विल कंसीडर दैट। और उसके बारे में थोड़ी सी और बात मैं आगे आगे करने वाला हूँ, तो इसलिए अभी इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। इस पे दो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पूछा गया नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग, तो माय डियर जब फ्रिक्शन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आइडियल वायर ड्राइंग प्रोसेस बन जाएगा, इट बिकम्स आइडियल प्रोसेस। और आपसे पूछ रहा है इस आइडियल प्रोसेस के लिए स्ट्रेस रिक्वायर्ड निकाले ड्राइंग के अंदर। तो ड्राइंग की स्ट्रेस रिक्वायर्ड होती है सिग्मा वाई ln A नोट बाय A1। सिग्मा y is 800 ln पाई बाय 4 d नोट स्क्वायर बाय पाई बाय 4 d1 स्क्वायर। तो माय डियर ड्राइंग स्ट्रेस will comes out to be equals to 800 ln पाई बाय 4 will get cancel out, तो ln 100 by 64। सॉरी, yes we have written it correctly, सही है। तो ये आ जाएगा कुछ 357 MPa, 357 MPa। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइंग प्रोसेस इन किलोवाट्स। तो पावर होती है माय डियर फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स होता है सिग्मा इनटू एरिया, कौन से वाला, फाइनल वाला, इनटू वेलोसिटी। सो माय डियर 357 इनटू पाई बाय 4 8 का स्क्वायर, क्योंकि फोर्स उसी पे लग रहा है, इनटू 0.5। you will be having the answer to be equals to, the answer for this question is 8.97 kilowatts। ठीक है माय डियर, तो हम थोड़ा सा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को साथ ले लेकर के चलते रहेंगे,
जैसा हम वेल्डिंग में भी करते हैं, ठीक है। अभी रोलिंग के पावर वाले क्वेश्चन भी बचे हैं, पर अब हम थोड़ा सा एक्सट्रूजन के बारे में देख लेते हैं। ट्यूब ड्राइंग हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि दैट इज नॉट, जैसे मैंने कहा था, कुछ मिसलेनियस जैसी चीजें जो गेट में नहीं आती, तो उनको हम मिसलेनियस जैसा रखेंगे। मतलब एक्सट्रूजन के बाद फोर्जिंग पढ़ने के बाद लास्ट में ट्यूब ड्राइंग देखेंगे, क्योंकि वो आज तक किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं आई, वो सिर्फ कन्वेंशनल में आती है। तो इसलिए ऐसी चीजों को लास्ट में रखा, ताकि जो लोग गेट के लिए पढ़ रहे हैं वो इंटेंशनली पहले इतना पार्ट प्रिपेयर करके मिसलेनियस से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इजीली बना पाए। एंड माय डियर, बहुत जल्दी हम मेटल फॉर्मिंग के क्वेश्चन ग्रुप पे शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछें। एंड माय डियर, कंटिन्यूटी में प्रिपरेशन रखें, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे मैं टाइप्स कवर कर रहा हूँ, एक एक करके सारी कवर करूंगा। ट्रू स्ट्रेस के न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, तो सब करता रहूंगा, बीच में न्यूमेरिकल थ्योरी का कॉम्बिनेशन चलता रहे। थोड़ा सा एक्सट्रूजन देख लेते हैं, फिर मैं वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन और रोलिंग तीनों के न्यूमेरिकल्स कराता रहूंगा, फोर्जिंग के साथ भी। तो वी आर गोइंग टू सी दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए देखते हैं। सो माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज एक्सट्रूजन। और एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग के क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होते हैं, इसलिए हम साथ में इसको पढ़ भी रहे हैं। तो एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बस फर्क इतना होता है, वायर ड्राइंग में हम खींच रहे होते हैं, एक्सट्रूजन में हम धक्का दे रहे होते हैं। एंड माय डियर, एक्सट्रूजन आप रोज सुबह मॉर्निंग में करते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टूथपेस्ट से जब पेस्ट निकलती है, इट इज सिमिलर टू एक्सट्रूजन प्रोसेस। क्योंकि एक्सट्रूजन प्रोसेस जो पेस्ट निकलती है वो सेमी सॉलिड होती है, ना वो लिक्विड होती है ना वो सॉलिड होती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक्सट्रूजन में हम अपने मटेरियल को हीट करके, क्योंकि एक्सट्रूजन भी अगर कुछ नहीं कहा जाए हॉट प्रोसेस होता है, तो हॉट एक्सट्रूजन होने के कारण मटेरियल को जब हम हीट कर देते हैं, तो वो हीटेड मटेरियल को जब हम एक कंटेनर में डाल करके एक पर्टिकुलर कैविटी या फिर एक पर्टिकुलर होल से हम मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के प्रोडक्ट बाहर आते हैं। सेमी सॉलिड फॉर्म में मटेरियल होता है हीट के कारण, तो माय डियर बिल्कुल वही शेप ले लेता है जो उसकी एग्जिट की होती है शेप आपके कंटेनर की। एंड माय डियर, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रूजन। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर होती है एक होल, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये होल है, और यहाँ पर हमारे पास होती है रैम, फोर्सेस अप्लाई करने के लिए वी आर हैविंग अ रैम। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए वी आर हैविंग अ रैम। और माय डियर, यहाँ पर हम जो भी मटेरियल होता है हमारा एज अ बिलेट ऑफ मटेरियल, वी होल्ड इट हियर। जो भी हमारे पास मटेरियल होता है बिलेट, जिसमें मटेरियल को एक्सट्रूड करना है, वो बिलेट ऑफ मटेरियल हम यहाँ रख देते हैं। और ये जो बिलेट ऑफ मटेरियल है, इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस रैम की सहायता से लगते हैं, और जब कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं तो इस कंटेनर को पूरा फुलफिल करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है यहाँ से इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर जो है बाहर आने लगता है। हाँ, ऑब्वियसली इससे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि एक्सट्रूजन की लिमिटेशन भी है कि एक्सट्रूजन से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रिज्मेटिक होंगे, मतलब वो सिंगल क्रॉस सेक्शन के होंगे, उसमें आप क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो थ्रू आउट द लेंथ जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कर्टेन रोड इज द एग्जांपल, वो प्रोडक्ट प्रिज्मेटिक होंगे। ये एक्सट्रूजन की एक लिमिटेशन है। एक्सट्रूजन में माय डियर हमने किया क्या, जो वायर ड्राइंग में टेंसाइल फोर्सेस थे उनको कंप्रेसिव से रिप्लेस कर दिया। अब जब हम टेंसाइल फोर्सेस लगाते थे, अब उसकी जगह कंप्रेसिव लगा रहे हैं, तो माय डियर आपको बताया था मैंने कि टेंशन में इलास्टिक रिकवरी नाम की चीज आती है, जो कि कंप्रेशन में नहीं आती। तो अब यहाँ पर क्योंकि इलास्टिक रिकवरी आती ही नहीं, तो हमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी तरीके का लोड का होल्ड करने का जरूरत नहीं पड़ता। यहाँ इलास्टिक को प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि कंप्रेशन के अंदर माय डियर होता ही है, जब हम कभी भी लोडिंग कंप्रेशन में करते हैं तो एक स्ट्रेस के बाद मटेरियल कॉन्टिन्यूअसली जो है प्लास्टिक की तरह परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। एक स्ट्रेस आती है, इसको बोलते हैं फ्लो स्ट्रेस। इस फ्लो स्ट्रेस के बाद मटेरियल बिहेव्स लाइक आइडियल प्लास्टिक, मतलब मटेरियल कांस्टेंट स्ट्रेस पे फ्लो करता चला जाता है। तो कंप्रेशन में मटेरियल का बिहेवियर जनरली ऐसा होता है। तो माय डियर, ये दो फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हमको नहीं करना है, ये पहला फायदा एक्सट्रूजन का। और दूसरा फायदा ये माय डियर कि क्योंकि आप 3D कंप्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपने बस एक बार फोर्स लगाना है और मटेरियल सेमी सॉलिड की तरह फ्लो करता चला जाएगा। क्योंकि प्रोसेस हॉट एक्सट्रूजन है, तो ये सीधा फ्लो करता चला जाएगा। और जब फ्लो करता चला जाएगा तो ऐसा नहीं है जैसे इन जनरल फोर्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, तो वी विल बी हैविंग एक फ्लो स्ट्रेस के बाद वी विल बी हैविंग ए कंटीन्यूअस परमानेंटली फ्लो चलता रहेगा मटेरियल का। तो इससे हम कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। और ऐसा होने से
माय डियर एक्सट्रूजन के लिए हम एक बात और बोल सकते हैं कि रिडक्शन हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, मतलब वायर ड्राइंग के रिडक्शन बहुत कम होते हैं टेंशन फोर्सेस के कारण, क्योंकि इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग में स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। तो कंप्रेशन में क्योंकि फ्लो स्ट्रेस में मटेरियल प्लास्टिकली शो करता है बिहेवियर, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिडक्शंस पॉसिबल होते हैं। स्टील जैसे मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन रेशियो 40:1 तक के मिल जाते हैं, और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल की बात करूं तो 400:1 तक के रिडक्शन मिल सकते हैं। कर्टेन रोड्स ऑफ एल्यूमिनियम, कर्टेन रोड्स जो भी है वो इसी के एप्लीकेशन है। तो इतने हाई रिडक्शन रेशियो माइडियर एक्सट्रूजन में ही मिलते हैं। तो एक्सट्रूजन जनरली सिंगल पास में होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। और एक्सट्रूजन भी अगर कुछ नहीं कहा जाए माइडियर तो ये हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है। और मैग्नीशियम वगैरह जो है उसके अंदर दिक्कत ये रहती है, जब हम मैग्नीशियम वगैरह को रोलिंग में काम करते हैं तो रोलिंग के अंदर रोलर्स के मटेरियल से ये रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए जनरली इसको हम एक्सट्रूजन करना प्रेफर करते हैं रादर देन रोलिंग। तो रोलिंग की जगह एक्सट्रूजन करना प्रेफर किया जाता है ऐसे मटेरियल्स को, ठीक है। एंड माय डियर इसी तरीके से कुछ और मटेरियल्स होते हैं जैसे टाइटेनियम एंड ऑल, जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उन मटेरियल्स को हम एक्सट्रूड करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक्सट्रूजन जब हम करते हैं तो हाई रिडक्शन रेशियो, क्योंकि हम कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रहे हैं, तो माइडियर होता ही है कि हीट और प्रेशर की वजह से चांस होते हैं वेल्डिंग के। तो वेल्डिंग नहीं हो तो जब भी निकल जैसे मटेरियल हो गए, ऐसे मटेरियल्स को जब भी हम कभी एक्सट्रूड करते हैं तो हम कुछ तरह के स्पेशल लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वेल्डिंग परफॉर्म ना हो जाए। और फॉस्फेट बेस्ड लुब्रिकेंट्स ये होते हैं, और मोल्टन ग्लास को भी एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जा सकता है माय डियर। तो अगर हम एक्सट्रूजन की बात करें तो एडवांटेजेस कई सारे हैं। पहला तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं करना, दूसरा क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस हम लगा रहे हैं और 3D कंप्रेशन है तो सेमी सॉलिड की तरह मटेरियल बिहेव करता है फ्लो स्ट्रेस के बाद। तो ये एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है। एक्सट्रूजन में हमें चाहिए क्या, एक रैम, एक कंटेनर, और जो आउटर में जो एग्जिट होती है वो जैसी होगी उसी क्रॉस सेक्शन का ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द लेंथ, इसलिए कहा जाता है एक्सट्रूजन को यूज करते हैं प्रिज्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अब माय डियर एक्सट्रूजन की अगर हम बात करें तो प्रिज्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज होता है। और एक्सट्रूजन की जो टाइप्स होती है दे आर डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, और इसके अलावा इम्पैक्ट जो लास्ट वन है दैट इज आल्सो नोन एज बेसिकली इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हाइड्रोस्टैटिक और इम्पैक्ट, ये चार तरह के एक्सट्रूजन के टाइप्स हैं और हम इन सभी को डिटेल्स में देखने वाले हैं। एंड माय डियर ये जो एक्सट्रूजन प्रोसेस जो होता है, जैसे मैंने आपसे बोला, इतने हाई रिडक्शन जो देता है वो इतने हाई रिडक्शन और किसी प्रोसेस में फिजिबल नहीं है, आपने खुद देखा है। तो ये एक्सट्रूजन का एक और एडवांटेज भी है। लिमिटेशन बस एक ही माय डियर की क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, प्रिज्मेटिक प्रोडक्ट्स यहां से बनेंगे, ये एक्सट्रूजन का एक लिमिटेशन भी है। एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग में एक और फर्क है, क्योंकि वायर ड्राइंग में आप बाहर से आउटर में मटेरियल को खींच रहे थे तो आप जो फोर्स लगा रहे थे वो फाइनल डायमीटर पे लग रहा था। अब यही चीज जब हम बात करते हैं एक्सट्रूजन में, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हम बेसिकली कंप्रेस कर, जब हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो इनिशियल एरिया पे फोर्सेस लग रहे हैं। सो माय डियर जब भी फोर्सेस के फॉर्मूलाज डिफाइन होते हैं तो एक्सट्रूजन के अंदर हम लिखते हैं इसको स्ट्रेस इनटू दिस इज बेसिकली इनिशियल एरिया, और जब हम बात करते हैं वायर ड्राइंग के बारे में तो हम लिखते हैं स्ट्रेस इनटू ओरिजिनल एरिया, सॉरी फाइनल एरिया। दिस इज ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया, दिस इज फाइनल एरिया। तो ये एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग में एक मेजर डिफरेंस है। एंड माय डियर एक रेशियो होता है जिसको एक्सट्रूजन रेशियो भी बोला जाता है। एक्सट्रूजन रेशियो बेसिकली यही एक रिडक्शन रेशियो की बात बताता है कि इनिशियली एरिया A0 था, बाद में एरिया A1 हो गया, तो इस रेशियो को हम एक्सट्रूजन रेशियो बोलते हैं। इसको हम R से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड माय डियर एक्सट्रूजन और वायर ड्राइंग की एनालिसिस लगभग एक जैसी ही होती है, क्योंकि दोनों में बस फर्क इतना है कि एक में हम फोर्स इनपुट पे लगा रहे हैं, मतलब ओरिजिनल एरिया ऑफ सेक्शन पे लगा रहे हैं, और मतलब एक में हम पुल कर रहे हैं और दूसरे में हम पुश कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। वायर ड्राइंग में बेसिकली पुलिंग है, एक्सट्रूजन में बेसिकली पुशिंग है। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि कुछ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स को एक्सट्रूड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हाई स्ट्रेंथ को हम एक्सट्रूड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है माय डियर कि हमें यूज करने पड़ते हैं कुछ लुब्रिकेंट्स, दैट इज मोल्टन ग्लास में भी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, और इसके साथ ही फॉस्फेट बेस्ड कोटिंग्स भी यूज होती है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी है और हीट भी है, तो वेल्डिंग को अवॉइड करने के लिए ऐसे लुब्रिकेंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें इसके बारे में देखते हैं, और जैसे मैंने क्लासिफिकेशन की बात करी तो क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अगर हम एक्सट्रूजन की बात करें तो एक्सट्रूजन बेसिकली चार तरीके का होता है, और मैं आपके सामने चारों टाइप्स रख रहा हूँ, फिर इनका डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और नेक्स्ट सेशन में एक्सट्रूजन को कंप्लीट करेंगे।
तो थोड़ा सा ये चारों टाइप्स देखने के बाद माय डियर, उसके बाद हम एंट्री करने जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और करके फिर हम एक्सट्रूजन को कंप्लीट करेंगे कल, और उसके बाद फिर फोर्जिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक्सट्रूजन में जो सबसे पहली टाइप होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। इट इज डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन? अभी भी आपने देखा था, जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास कंटेनर, और ये है कंटेनर की ओपनिंग, है ना, और ये था मेरे पास रैम। तो अगर आप ध्यान से देखें, आप रैम को फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो रैम का जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और प्रोडक्ट का मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर रैम का मूवमेंट और प्रोडक्ट का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो उसको डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन बोलते हैं। माय डियर, एट द सेम टाइम द सेकंड इज इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन की अगर हम बात करें तो माय डियर, इसमें कुछ इस तरीके का कंटेनर रहता है, दिस इज द कंटेनर, एंड ये जो हमारे पास बेसिकली रैम होती है, इस रैम के अंदर ही इनबिल्ट वो ओपनिंग होती है जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। मींस जो हमारा प्रोडक्ट का जो आउटलेट है वो बेसिकली रैम के अंदर से ही होता है, और यहीं से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बाहर निकलता है। तो रैम जब ऐसे मूव करेगी तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बाहर जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट टू ईच अदर हो जाती है तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन बोलते हैं। माय डियर, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन के बहुत सारे फायदे हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा लिमिटेशन भी है कि इसके अंदर थोड़ा सा इसको डिजाइन करना बड़ा मुश्किल है, और जो बाहर प्रोडक्ट आएगा उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों में कौन बेहतर होता है, किसके क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, और क्या इनकी एनालिसिस है, क्या इनकी फॉर्मूलाज है, और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वो हम कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस समय थोड़ा समय चाहिए, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। The third type of extrusion, my dear, is direct और indirect होने के बाद third is going to be hydrostatic extrusion। अब होता ये है कि एक्सट्रूजन में आप एक चीज तो देख ही रहे हो कि एक्सट्रूजन के अंदर जो आपका रैम है, सॉरी ये जो आपका कंटेनर है, कंटेनर की वॉल जो है वो मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है। तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है, कभी कभी चांस होता है कि सरफेस के ऊपर क्रैक्स आ जाए, क्योंकि अगर मटेरियल ब्रिटल हुआ तो उसको एक्सट्रूड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स जो ब्रिटल होते हैं उनको हम एक्सट्रूड करने के बारे में सोचते हैं, तो एक्सट्रूजन बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, तो उनके सरफेस पे क्रैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम मेटल टू मेटल कांटेक्ट छुड़वाने के लिए कंटेनर और बिलेट के बीच में पानी या फिर कोई और लिक्विड भर देते हैं। तो ऐसी चीज को हम बेसिकली पानी नहीं भरते, कुछ लिक्विड भर देते हैं, ऑयल्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो क्या होते हैं वो भी कल देखेंगे। तो ऐसे एक्सट्रूजन को हम हाइड्रोस्टेटिक बोलते हैं। तो कुल मिला के सेमी ब्रिटल मटेरियल्स को एक्सट्रूड करने के लिए आप हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन को यूज करते हो। The last one is that is known as impact extrusion, and my dear, impact extrusion को cold extrusion भी कहा जाता है, क्योंकि extrusion in general होता है hot, but impact और cold extrusion जो है ये cold working के दायरे में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि my dear इसकी एक एप्लीकेशन है जिसके कारण ये बार-बार पूछा जाता है। मैंने कहा ना, जो भी आपकी डेली लाइफ के एप्लीकेशंस हैं, उनको जो भी प्रोसेस बनाते हैं उनको आपको याद करना है। इंजीनियरिंग सर्विस में हर दूसरे सा क्वेश्चन होता है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफ, मेड ऑफ। सो माय डियर, कोलैप्सिबल ट्यूब्स वो ट्यूब होती है जिसमें टूथपेस्ट होती है, वो कोलैप्सिबल ट्यूब है। जितने भी कॉस्मेटिक्स आइटम्स आते हैं उनकी जो ट्यूब्स हैं वो यही होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, और मैं ये कल आपको बनाना भी सिखाऊंगा ऑन बोर्ड ही ऑब्वियसली। तो ये चारों प्रोसेसेस माय डियर हम कल देखने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर, और इसके साथ हमारा एक्सट्रूजन होगा पूरा, और फिर हम एक्सट्रूजन पूरा होने के बाद इसकी एनालिसिस करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और माय डियर, न्यूमेरिकल्स के लिए आप घबराए नहीं, अभी तक मैंने कम कराए हैं, बट हम जैसा मैंने आपसे कहा एक पीपीटी सेशन रखूंगा मैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे। जैसे बीच में पीपीटी सेशन रोलिंग का आया था, तो उसमें कंटेंट ज्यादा कवर होता है, समय कम लगता है, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह में बड़ी दिक्कत आती है, नहीं तो आप जानते हैं। तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए वो करेंगे हम, ठीक है। बीच में एक आधा पीपीटी सेशन विल बी ओके, आई फील इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं। तो इससे आपका भी समय बचेगा, है ना, क्योंकि बार बार मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, इससे बेहतर आपके सामने रहेगी वो स्टेटमेंट। तो अब ये माय डियर ये हम कल देखेंगे, क्योंकि इसके आगे की चीज अभी कंटिन्यूटी में, अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दी तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। तो बहुत अच्छे से इनको चारों को एक साथ देखेंगे विद एनालिसिस कल नेक्स्ट सेशन में। और अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि हमने वायर ड्राइंग और रोलिंग पढ़ा है उसके ऊपर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल 2011। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है वैसे तो, बट हम इसका एक पार्ट अभी करेंगे, दूसरा पार्ट में चाहूंगा आप खुद से करें। गेट 2011 प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, ये कॉमन डेटा नहीं आते, तो पुराने क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है माय डियर, इन ए मल्टी पास ऑपरेशन ए राउंड बार ऑफ 10 mm diameter
and 100 mm length. A round bar of 10 mm diameter and 100 mm length is reduced in cross section by drawing it successively through a series of 7 dies of decreasing exit diameter. मतलब नंबर ऑफ ड्राइंग ऑपरेशन जो है माय डियर वो है 7 ड्राइंग ऑपरेशन है इसमें। और इसके बाद वो बोल रहा है एग्जामिनर, ड्यूरिंग ईच ऑफ दीज ड्राइंग ऑपरेशन द रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज 35%। तो 35% इज रिडक्शन इन ईच पास। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी मल्टी पास ऑपरेशन होते हैं तो पहले पास में जितना रिडक्शन होता है दूसरे में उससे कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, ऐसे होता है। बट माय डियर यहाँ पर आइडियली जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एग्जामिनर बोल देता है सब में बराबर है तो हम मान भी लेते हैं। रियल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। रियल कंडीशन में ऑलरेडी जब एक बार आपने मटेरियल को डिफॉर्म किया तो अगली बार उतना डिफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा उससे, ठीक है। और हाँ, अगर आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म कर लेते हैं देन थिंग्स मे वेरी। इसके बाद आगे बोला जा रहा है कि during each of these operations the reduction is 35%. The yield strength of the material is 200 MPa, sigma y is 200 MPa। और आपको बोल रहा है इग्नोर फ्रिक्शन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट, मतलब आइडियल वायर ड्राइंग प्रोसेस मानो। टोटल ट्रू स्ट्रेन अप्लाइड एट द फाइनल लेंथ इन mm रिस्पेक्टिवली। तो हमें आइडियल टोटल स्ट्रेन और साथ में फाइनल लेंथ, ये दो चीजें आंसर करनी है बेसिकली। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे इसका। तो माइडियर ये हमें दिया हुआ है और हमसे बोला गया कि भाई 7 ऑपरेशन है। तो हम एक बात तो जानते हैं कि अगर 7 ऑपरेशन है और आपको बोला जा रहा है 35% रिडक्शन हर बार हो रहा है, मतलब इनिशियली एरिया A0 है, A0 से हम A1 पे आए, A1 से हम A2 पे आए, A2 से हम A3 पे आए, करते करते 7 ऑपरेशन 1 2 3, तो करते करते जब 7 ऑपरेशन होंगे वी विल रीच टू A7, है ना। तो ये 7 ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो माय डियर आप जानते हो, जहां तक ट्रू स्ट्रेन की बात है, हमने ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा था, इट वाज ln, और ln में हमने देखा था इट इज L फाइनल बटे L ओरिजिनल, या फिर आप इसको लिख सकते हो ln इट इज A0 by AF। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रू स्ट्रेन बेसिकली। और माय डियर अगर हम हर एक का इंडिविजुअल ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और उनको ऐड कर देंगे तो भी हम कर सकते हैं epsilon 1 plus 2 plus 3 plus 7 करके, या फिर हम सीधा इनिशियल और फाइनल एरिया को ही कंसीडर करें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो टोटल स्ट्रेन आ जाएगा वो आ जाएगा ln इनिशियल एरिया इज A0, फाइनल एरिया इज A7। अब प्रश्न ये उठता है A7 और A0 का रिलेशन क्या है। तो माय डियर जो A1 है, क्योंकि 35% रिडक्शन हुआ है तो ये 0.65 टाइम्स ऑफ A0 होना चाहिए। जो A2 है वो 0.65 टाइम्स ऑफ A1 होना चाहिए, मतलब का स्क्वायर ऑफ A1 होना चाहिए, A0 होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जब आप 7 टाइम्स करोगे तो आपको जो मिलेगा इट इज गोइंग टू बी ln ऑफ 0.65 टू द पावर 7 टाइम्स ऑफ, या फिर मैं लिख रहा हूं इट इज A0 डिवाइडेड बाय 0.65 टू द पावर 7 ऑफ A0। एंड बाय डियर फ्रॉम हियर यू कैन हैव द ट्रू स्ट्रेन, और ट्रू स्ट्रेन यहां से जो आ जाएगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। The answer will come out to be equals to, it will be true strain will be 3.02, so you will be having true strain, total strain is 3.02 total, इसलिए क्योंकि मैंने पहला इनिशियल और फाइनल केस लिया। अब आप जानते हो कि अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, फाइनल लेंथ भी आपसे पूछी गई है तो फाइनल लेंथ भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। फाइनल लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, तो आप ट्रू स्ट्रेन की हेल्प से निकाल लें, है ना। और दूसरा तरीका ये भी है कि फाइनल लेंथ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपको पता है वॉल्यूम फ्लो रेट को कांस्टेंट मानते हैं, इनिशियली डायमीटर और इनिशियली आपको लेंथ भी दी हुई है, तो आप जानते हो एरिया कितने समय हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज यू कैन टेक इट A0 L0 इज इक्वल्स टू A7 L7, आप ऐसे भी कर सकते हो। और जब ऐसे करके आपको फाइनल लेंथ मिलेगी तो फाइनल लेंथ विल कम्स आउट टू इक्वल्स टू इट इज 2047.43 mm, लगभग इतनी आ जाएगी। आपका आंसर वेरी कर सकता है 2-3 mm से, दैट डिपेंड्स ऑन कि कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आप चीजों को कंसीडर करते हो। सो माय डियर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वायर ड्राइंग, एंड माय डियर इस तरह के क्वेश्चंस अभी भी आने के चांस रहते हैं पूरे, बट P&I में ज्यादा आते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक टाइप है, आई एम जस्ट कवरिंग ऑल द टाइप्स ऑफ वायर ड्राइंग। अभी ट्रू स्ट्रेन के ऊपर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वायर ड्राइंग के अंदर,
वो हम देखेंगे, इलास्टिक रिकवरी पे क्वेश्चन आए वो हम देखेंगे। अभी तो मीन प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं करी, अभी मेटल फॉर्मिंग में बहुत कुछ बाकी है जो हम एक एक करके देखते जाएंगे। मे बी यू आर फीलिंग दैट क्लासेस आर ऑफ स्मॉल ड्यूरेशन, बट माय डियर एट द सेम टाइम यू ऑल आर स्टडीइंग सम डिफरेंट सब्जेक्ट्स आल्सो। जैसे कुछ लोग इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हैं किसी और जगह, कुछ लोग एमडी पढ़ रहे हैं किसी और जगह। तो माय डियर एट द सेम टाइम योर कॉलेज क्लासेस आर गोइंग ऑन। सो मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोड के कारण आप छोड़ दें, मैं चाहता हूँ रेगुलरिटी मेंटेन रहे, क्योंकि ऐसे समय में जो आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पा रहे इन चीजों के कारण, एंड यू आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दैट। सो माय डियर आई विल यू विल बी एडवांटेज ऑफ दैट। तो इसलिए कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज पूछें, और बाकी जिस स्पीड से सब्जेक्ट चल रहा है प्लीज गो थ्रू। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसमें समय जो है, अगर हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो वो वैसे भी 1 से सवा घंटे की क्लास की इक्विवेलेंट वो ऑलरेडी है, ठीक है। क्योंकि जब हम रेगुलर में क्लास में पढ़ते हैं उसमें समय ज्यादा लगता है कि हम नोट्स बनाते हो, आपको लिखवाया जाता है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को लिखवाया जाता है। आप जब यहाँ देखते हो तो वो आधे घंटे का लेक्चर होता है एट द मैक्स, तो डेफिनेटली वो भी एक एडवांटेज है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस वाला जो फील है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो तो उस तरह का इंटरेक्शन फिजिबल नहीं होता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपको चीजें अच्छी समझ में आए, आई एम ट्राइंग फॉर दैट, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो आप प्लीज पूछे, एंड वी हैव ट्राइड फॉर बेटर लाइटनिंग नाउ। शायद आपको पहले से अब लेक्चर्स में थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर मी पर्सनली। नंबर मैं आपको दे चुका हूँ व्हाट्सएप ऑलरेडी। कोई भी डाउट है प्लीज पूछते रहे। चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट सेशन में।